आप सभी को मेरा प्रणाम है। कृपया स्वीकार करें। जय ओशो, जय अरुण स्वामी जी, जोजस। दोस्तों, आज की कहानी एक कोई साधारण प्रेम की कहानी नहीं है। ऐसा नहीं कि एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य स्त्री प्रेम में पड़े। ये कहानी सतगुरु ओशो की और उनकी प्रेमिका की है। बड़ी अनूठी कहानी है ये। अस्तित्व ने बड़ी मुश्किल से इस कहानी को समेट सका, सजो सका, संवार सका। आज वो कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बुल्ले शाह ने कहा है कि मंदिर ढाहो, मस्जिद ढाहो, ढाहो जो कुछ ढहदा। मंदिर ढाहो, मस्जिद ढाहो, ढाहो जो कुछ ढहदा, पर प्यार भरा दिल कभी न ढाहो, उस विच रब रहता। अर्थात मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो जो कुछ टूट सकता है तुमसे, लेकिन प्यार भरा दिल कभी मत तोड़ो, क्योंकि उसमें परमात्मा का वास होता है, उसमें परमात्मा रहते हैं। तो दोस्तों, ये ओशो की जीवन के उस समय की कहानी है जब वो टीन एज में थे। गडरवारा में एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे, डॉक्टर शर्मा। पूरे गडरवारा में वो अकेले डॉक्टर। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शशि था। शशि को ओशो भा गया। उस समय रजनीश चंद्र मोहन के नाम से वो जानती थी ओशो को, जो उनका नाम था, लीगल नेम, सांसारिक नाम। और ओशो के हृदय में भी शशि के लिए प्रेम था। काफ़ी अच्छा दोनों का कट रहा था। काफ़ी विषय पर बातचीत होती थी। शायद ओशो का विद्रोही स्वभाव शशि को पसंद था, और ओशो कहते हैं कि शशि में भी विद्रोही स्वभाव था। ऐसा नहीं है कि शशि कुछ विपरीत किस्म की थी, उसमें भी कुछ विद्रोही स्वभाव था। लिहाजा वो ओशो के प्रति आकर्षित हुई और ओशो उनके प्रति आकर्षित हुए। 1947 में 1947 में शशि बीमार पड़ गई। काफी गहरी बीमारी। इलाज का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और वो मृत्युशैया पे थी, डेथ बेड पे। उस समय ओशो शशि से मिलने गए। ये तय था कि अब ये ना बचेगी। ओशो उन्हें प्यार से गुड़िया कहते थे। सभी के लिए वो शशि थी, लेकिन ओशो के लिए वो गुड़िया थी। और काफी उन दोनों के बीच में बातचीत होती थी, हंसी मजाक होती थी, ठिठोलियां होती थी। शशि मंत्रमुग्ध हो जाती थी ओशो के संगत में। ओशो भी आनंदित हो उठते थे शशि के संगत में। तो डेथ बेड पर जब वो थे तो ओशो कहते हैं, द पाथ ऑफ लव में ओशो कहते हैं कि उस समय ओशो शशि से ये वचन लिए कि जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम आओगी, वचन दो। और शशि वचन दी। फिर शशि ने भी, यानी गुड़िया, ओशो की गुड़िया ने भी
ओशो से वचन ली कि तुम मुझे बुलाओगे, और ओशो ने वचन दिए कि मैं तुम्हें अवश्य बुलाऊंगा, ये वचन है मेरा। फिर 1947 की वो समय शशि अपना शरीर छोड़ दी और ओशो काफ़ी ज़्यादा उद्वेलित हो गए, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए। वहाँ पास की एक नदी थी, वो दौड़ते हुए उस नदी में गए और छलांग लगा दिए। अपने पाँव और हाथों को पानी में काफ़ी ज़्यादा पटके, काफ़ी अपनी जो उद्वेलितता, उनका जो एक संताप सा जाग गया था अंदर में। आखिर दिल टूटा था। दिल का टूटना काफ़ी पीड़ादायक होता है, लेकिन झेलना था उसे, वो झेले और उसके पार वो निकले। बहरहाल शशि यानी गुड़िया, ओशो की प्यारी गुड़िया, उनकी मृत्यु के 2 साल बाद 1949 में इंग्लैंड के एक सामान्य परिवार में, कोई बहुत ही धनी या बहुत ही हाई क्लास का फैमिली नहीं, एक सामान्य से परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया 19 मार्च 1949 में। 19 मार्च 1949 में कहने से में वो एक लड़की जन्म ली इंग्लैंड के एक घर में, जिसका नाम रखा गया क्रिस्टीन। स्कूल में उसका नाम पड़ा क्रिस्टीन वुल्फ, और लोग उसे एलेक्सा भी कहते थे। एलेक्सा, एलेक्सा कह के भी वो बुलाते थे। जब वो बड़ी हुई तो वो इंग्लैंड छोड़ के जर्मनी के एक शहर है फ्रैंकफर्ट, जो व्यापारिक केंद्र माना जाता है जर्मनी का। काफ़ी उद्योग वगैरह सब भी हैं वहाँ पे फ्रैंकफर्ट में। वहाँ पे वो जाके एक जगह कहीं नौकरी करने लगी, और फ्रैंकफर्ट में ही वे एक सिंगल रूम अपार्टमेंट खरीद ली और उसमें रहने लगी। उस बिल्डिंग में वैसे कई सिंगल रूम अपार्टमेंट थे। उस बिल्डिंग में एक डोरमेट्री भी था, जो कुछ दिनों के लिए लोग आते थे, महीने 2 महीने के लिए, तो वहाँ अपना पे किए और रहें। कॉमन किचन था सबका। तो इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। कोई ख़ास डिमांड भी नहीं था उसको अपने जीवन से, और कुछ वो लूज़ भी नहीं कर रही थी। एक रूटीन लाइफ था। कुल मिला के कहे तो ज़िंदगी क्रिस्टीन का एक बोरिंग ट्रैक पे जा रहा था। काफ़ी उत्साहवर्धक जीवन नहीं था। वादा जो ओशो ने किए वो तो पूरा करना है भाई। आप देखिए कैसे होता है अस्तित्व का खेल। एक दिन एक भारतीय, कोई यायावरी रहा होगा, घूमने फिरने में यकीन रखने वाला, वो कहाँ से न कहाँ से घूमते घामते भटकते हुए उस बिल्डिंग में चला आया जहाँ क्रिस्टीन रहती थी। उस बिल्डिंग का सिस्टम ये था कि उस बिल्डिंग में अगर आप डॉर्मेट्री में रहते भी हैं तो आपका कोई न कोई उस बिल्डिंग में रहने वाला जान पहचान का होना चाहिए। तो कल सुबह सभी ने देखा कि भाई एक नया मेहमान है। कौन है भाई ये? तो सभी ने सोचा कि किसी का जान पहचान का होगा। कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये किसी का जान पहचान का नहीं है, अनायास ही पता नहीं कैसे आ गया। लेकिन वो रवि साहब थे, वो सबसे घुल मिल गए थे वहाँ, और सबसे मिलजुल के रहने लग गए थे, तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, हटाओ। क्रिस्टीन रवि के प्रति कोई आकर्षित भी नहीं हुई थी, वैसा सामान्य था। ठीक है, हेलो हाय बातचीत होती है, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो बातचीत चल रही है, बस उससे ज़्यादा कोई खास नहीं था।
एक महीने के बाद रवि ने घोषणा किया कि अब मैं वापस हिंदुस्तान जाऊंगा, अपने देश बहुत जल्दी ही जा रहा हूं मैं। क्रिस्टीन का मन उद्वेलित हो गया, छटपटाहट सी आ गई, पता नहीं क्यों। और जब रवि का जाने का वक्त नजदीक आया तो क्रिस्टीन ने भी घोषणा कर दिया कि मैं भी अब इसके साथ, रवि के साथ हिंदुस्तान जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी यहां। सभी को आश्चर्यचकित किया, अचानक का ये फैसला क्या हुआ भाई। सभी ने उसे रोकना चाहा कि हिंदुस्तान उस समय कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था। उन दिनों में हिंदुस्तान कोई 1971 की ओर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में नहीं था। हिप्पीइज्म अपने चरम की ओर बढ़ रहा था, तो नशे वशे के नाम से हिंदुस्तान, नेपाल, ये देश सब में टूरिस्ट वगैरह सब काफ़ी आते थे, लेकिन वो नशे के खोज में, शांति के खोज में, हिप्पीइज्म का जमाना था। सभी ने क्रिस्टीन को रोका, लेकिन क्रिस्टीन रुकी नहीं। वो अपने नौकरी से रिज़ाइन कर दी, इस्तीफ़ा दे दी। जो उसका सिंगल बेडरूम का जो अपार्टमेंट था उसको वो सेल आउट कर दी, सामान पैक की। सभी उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए, फिर भी रोकना चाहे वो ना रुकी। वो रवि के साथ इंडिया चले आए और रवि के घर में रहने लगी। अच्छा, रवि इंडिया में रहते कहाँ थे? बॉम्बे, मुंबई, वही शहर में जिस शहर में ओशो थे। देखिए अस्तित्व कैसे ले आया इनको, क्रिस्टीन को। अब देखिए क्या होता है। कुछ समय तक तो वो रवि के घर में रही और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इंडिया आई क्यों। क्रिस्टीन का कहना है कि इतना गंदगी वो पहले कभी नहीं देखी थी। क्रिस्टीन का कहना है कि जिंदगी में पहली बार वो चूहा देखी इंडिया में। उससे पहले वो चित्र वगैरह में चूहा देखी हुई थी और वो चूहा उसके पांव पे चढ़ गया था। फिर भी वो इंडिया में थी, पता नहीं क्यों। एक बेमतलब सा जिंदगी जी रही थी वो, और बड़े अनमने भाव से वो रवि, जिस घर में वो रहती थी, रवि के घर में, उसके दरवाजे पर वो खड़ी थी कि तभी एक मरून कपड़ा पहने हुए, मरून पजामा, मरून टी शर्ट, गले में एक माला लटकाए हुए एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक जिसका नाम माइकल था, वो पहुंचता है। क्रिस्टीन देखी, मरून कपड़ा में, पर नीचे दोनों मरून, गले में एक माला है, माला में एक लॉकेट है और लॉकेट में एक किसी संत का तस्वीर है, उजले रंग का दाढ़ी वाला एक संत का तस्वीर है। उजला रंग तो उस समय नहीं रहा होगा 1971 में, बहरहाल एक संत का तस्वीर है उस लॉकेट में। ऐसा ही एक लॉकेट रहा होगा। वो माइकल के साथ उनका मुस्कुराहट का आदान प्रदान हुआ और पता नहीं क्यों ये उसके स्वभाव के विपरीत क्रिस्टीन ने माइकल को अंदर अपने घर में बुला लिया। ये उसका स्वभाव नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों, वो कहती हैं बाद में इंटरव्यू में कि पता नहीं क्यों मैं उसे अंदर ले आई और बातचीत होने लगा। थोड़ी ही देर की बातचीत में माइकल ने कहा कि यहीं उस जगह का नाम उसने बताया कि क्रॉस मेडियन में एक जगह है, क्रॉस मेडियन, वहाँ पे ओशो नाम के एक संत, ये जो चित्र आप देख रही हैं, इस चित्र का जो शख्स है वो क्रॉस मेडियन में ठहरे हुए हैं। उनका एक प्रवचन चल रहा है वहाँ पे। अगर आप चाहें तो आप
चल सकती है मेरे साथ। ये घटना है 1971 की। क्रिस्टीन इस तरह के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती थी। वो सिर्फ उस तरह के ऑफर को एक्सेप्ट करती थी जो उसके दिल को भा जाए, जिसमें उसका क्यूरियोसिटी जग जाए। वो ना कहना चाहती थी, कंठ से ना निकला, जीवा तक आई, और जब वो जीवा से फिसल के ना शब्द बाहर निकलने वाली थी, वो हाँ में बदल गई। चर्च गेट का क्रॉस मेडियन में क्रिस्टीन माइकल के साथ गई। जब वो अंदर गई तो उस फ्लैट का ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम, कॉमन रूम जो कहें, उसमें सभी कोई नीचे बैठे थे और ओशो एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, सदा की तरह पांव पे पांव रख के। क्रिस्टीन भी गई, सबसे पीछे की कतार में वो बैठ गई, माइकल उनके बगल में, और प्रवचन सुनने लगी। थोड़ी देर में माइकल ने कहा कि अब चलो, लेकिन क्रिस्टीन कही नहीं। प्रवचन हिंदी में हो रहा था, न माइकल समझ रहा था न क्रिस्टीन समझ रही थी, लेकिन फिर भी क्रिस्टीन प्रवचन को सुनना चाहती है। क्यों? पूरा प्रवचन सुनी और फिर वो चुपचाप जैसे आई थी वैसे ही चुपचाप वापस चली गई। कुछ दिन के बाद माइकल फिर आए, माफ करें, और क्रिस्टीन से कहें कि माउंट आबू में ओशो का एक शिविर लगने वाला है, चलिए आप भी उसमें शामिल होइए। क्रिस्टीन फिर से ना कहने वाली थी, लेकिन कहते हैं ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। ना कहते कहते फिर उनकी जुबान से हाँ निकल गया। वो खुद चकित थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। माइकल के साथ वो माउंट आबू गई। अब वो अपना सारा लगेज लेकर के माउंट आबू गई। क्यों? रवि का काम खत्म हुआ। माइकल के मिलते ही रवि का काम खत्म हुआ। अस्तित्व रवि को छोड़कर अब माइकल से काम लेने लगा। माउंट आबू पहुंचते ही माइकल का काम खत्म हुआ। अब देखिए अस्तित्व कैसे कैसे ये सब होता है। माउंट आबू में शिविर ज्वाइन करने के बाद सुबह का जो डायनामिक वो देखी, खास करके जब वो कथारसिस देखी तो वो डर गई, और डर के क्रिस्टीन जाकर एक झाड़ के पीछे छुप गई। 1-2 दिन इस तरह से रोज वो जब झाड़ के पीछे छुपने लगी तो एक विदेशी माझी थी, वो आई उस झाड़ के पास और क्रिस्टीन से को समझाने लगी कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये मेडिटेशन का एक पार्ट है, बहुत मज़ेदार पार्ट है, कैथारसिस होता है वगैरह वगैरह। लेकिन वो डरी ही रही। फिर उसके कल होकर के वो माजी आई और क्रिस्टीन का वो हाथ को पकड़ ली और बोली कि चलो ओशो तुम्हें बुलाते हैं। क्रिस्टीन घबरा गई, ये क्या हुआ। वो ना जाए तो वो माजी हाथ पकड़ी हैं, जाए तो एक अजीब किस्म का घबराहट है अंदर में। वो समझ नहीं रही है कि ये घबराहट है क्यों। बहरहाल वो कहीं ओशो का बेडरूम में कुर्सी लगा है, ओशो उस पर बैठे हैं और उसी तरह पांव पे पांव
रखे हुए हैं। उनकी गोद में एक सफ़ेद रंग का एक चादर रखा हुआ है। ओशो की गोद में क्रिस्टीन उनके पाँव के पास नीचे बैठ गई क्या, उन्हें बिठा दिया गया। ओशो क्रिस्टीन को देखें और क्रिस्टीन से वो पूछें कि ध्यान में क्या दिक्कत है। क्रिस्टीन कोई जवाब नहीं दी, वो खिड़की से बाहर देखती रही। कुछ देर वहाँ वो बैठी, क्रिस्टीन को मालूम नहीं कितना देर वो वहाँ बैठी। ओशो क्या बोलें, ओशो क्या पूछें, कुछ मालूम नहीं, कुछ याद नहीं, कोई होश नहीं। वो बस खिड़की के बाहर देखी चली जा रही है, घबराई सी, छुई मुई, बेहोश, बेखुदी की आलम। फिर आदेश हुआ उसे जाने का और वो चुपचाप उठ के वहां से चल दी। दूसरे दिन जब वो प्रवचन के समय में आई तो एक विदेशी माजी फिर उसके पास आई और बोली कुछ छेड़खानी के अंदाज में, कुछ 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 होता है टाइप के अंदाज में कि क्या बात है। ओशो की नज़र तुम पे ही टिकी हुई है, हट नहीं रही है, क्या बात है। तो ये बोली होगा ऐसे ही है, कोई खास तजव्वो नहीं दे इस बात पर। तो वो माजी फिर बोली कि ओशो की नज़र तुम्ही पे है, किसी और पे नहीं है भाई। जाओ ओशो के पास पहली कतार में बैठो। तो ये भी उठी और पहली कतार में जाके बैठ गई। फिर ओशो आए, बैठे, सबको जो अपना फेमस स्टाइल है नमस्कार करने का वो प्रणाम करते हुए ओशो बैठे। और बैठने के बाद उनकी नज़र, ओशो की नज़र विवेक माँ से मिली, यानी क्रिस्टीन से मिली। क्रिस्टीन से नज़र मिलते ही एक गजब का घटना घट गया वहाँ। क्रिस्टीन के आंख से बसोधारा आंसू बहने लगा। ऐसा उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था। ओशो से नज़र मिलने के बाद, ओशो के संगत में आने के बाद बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। बहुतों का मैंने सुना है कि उनसे, उनके नज़दीक पहुंचते ही लोग रोने लगते थे। आंसू ऐसे बहता था जैसे गंगा और जमुना। क्रिस्टीन के साथ भी वही हुआ, वो आंसू बहता चला गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो परेशान है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वहीं पास में ही एक स्वामी जी बैठे थे, उनका रुमाल उनके सामने रखा था। क्रिस्टीन हाथ बढ़ाकर वो रुमाल लेना चाहती है, ले नहीं पा रही है, वो रोए चले जा रही है। बस नैनन नीर बहे, ऐसा आंसू बहा, ऐसा लगता था कि आंसू ही है जो ओशो को उसके नैन में समाने से रोक रहा है, सो इसे निकाल दो। प्रीतम छवि नैनन बसी, नैन भय विभोर, काजर डारू आंख में काजर कैसे समाए, जिन नैनन में पिहू बसे दूजो कैसे जाए। प्रवचन खत्म हुआ, क्रिस्टीन बाहर निकली हॉल से, पानी लेकर चेहरा साफ की और बड़े अनमने से भाव से वरांडा पर जाके खड़ी हो गई। उसे ये नहीं मालूम था कि ओशो का बाहर निकलने का रास्ता यही है। अचानक वो देखी ओशो, वो तो भौचक्का, किम कर्तव्य विमूढ़, खड़ी की खड़ी ठगी सी। ओशो क्रिस्टीन के पास में पहुंचे और अपने हाथ से उसके कंधे को समेटते हुए चलने लगे। कार के पास पहुंचे और बोले कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी।
क्रिस्टीन कोई जवाब ना दे पाई। क्रिस्टीन बस इतना करी कि वो चुपचाप अपना चेहरे को ओशो के छाती से लगा दी। अपना चेहरा को वो ओशो के छाती पे रख दी और कह दी, वही कहना हुआ, जरूर, अवश्य, हाँ। फिर ओशो अपने कार में बैठे और चले गए और पीछे छोड़ गए आश्चर्य का एक गुबार। फिर 1971 के अप्रैल महीने में ही वो संन्यास ली और उनका नाम पड़ा माँ योग विवेक। ये नाम हम सभी परिचित हैं। बाद में जो बदल के माँ प्रेम निर्वाणो हो गया। माँ प्रेम निर्वाणो काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है, सभी जानते हैं ये नाम, सभी परिचित हैं इस नाम से। उस सन्यासियों के बीच में माँ योग विवेक या माँ प्रेम निर्वाणो कोई नई नाम नहीं है। बहरहाल वो रहने लगी ओशो के साथ। अमेरिका गई। अमेरिका में ओशो पर ओवरस्टे का आरोप लगा। पुलिस आई, मुकदमे चले और उसी दरमियान में जब एक अफरा तफरी का माहौल था तो एक शख्स आया, जयेश। वो चूँकि सब कुछ संभालने लगा, लीडरशिप दिखाने लगा, तो सभी ने कहा कि वाह वाह, टूटते को तिनके का सहारा, जयेश सब कुछ संभाल लेगा। और हुआ भी वही। फिर ओशो इंडिया आए, पूना में ही रहने लगे, जिसे हम लोग पूना 2 कहते हैं। तो पूना में रहने के दरमियान में जयेश ने देखा कि अगर ओशो को ट्रैप में लेना है तो पहले उनके जो नज़दीक, सबसे नज़दीक का जो शख्स है वो माँ योग विवेक अथवा निर्वाणो माँ, उसे अपने ट्रैप में लो। निर्वाणो माँ भी चूँकि यूरोपियन थी तो स्वाभाविक है अपने तरह के लोगों के साथ ज़्यादा जल्दी घुलेंगी मिलेगी, तो वो जयेश के साथ भी घुल मिल गई। जयेश और उसके जो गैंग था उसका जिसे हम जयेश और उसके गुर्गे कहते हैं, के साथ वो बहुत जल्दी घुल मिल भी गई। तब तक जयेश के कुछ चमचे भी जुड़ गए थे उसके साथ। फिलहाल यह हालात यहाँ का था। उधर जयेश लाओत्से हाउस को खाली करवा चुका था, विवेक वहाँ रहती थी। अच्छा, विवेक के जिम्मे में 2 प्रमुख काम था। एक तो वहाँ का जो जंगल था लाओत्से हाउस के आसपास, उसका देखभाल करना, और दूसरा काम था ओशो का केयरटेकर, जो कि किसी ने दिया नहीं था। ये एक स्वाभाविक उसका हक था, उसका अधिकार था, पिछले जन्म का ही अधिकार था। तो इस तरह से जयेश उसे अपना ट्रैप में लेने की कोशिश में लग गया, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाने लगा। अच्छा, अब चूंकि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है, तो ये ट्विस्ट के आने से पहले मैं एक और घटना आप लोगों को बता दूं। हुआ क्या कि जब 1971 में अमेरिका जो ओशो गए, उससे पहले की बात है ये, 1971 में निर्वाणो माँ जब संन्यास ली तो उसके बाद ओशो बार बार पूछते रहे निर्वाणो माँ से कि क्या तुम मुझे पहचानती हो? तो निर्वाणो माँ कहती थी कि नहीं, या कुछ जवाब नहीं देती थी। एक दिन ओशो पूछे फिर उससे, निर्वाणो माँ से, कि क्या तुम्हें मैं याद हूं? क्या तुम मुझे पहचानती हो? तो निर्वाणो माँ बोली कि नहीं,
ऐसा कुछ याद नहीं है मुझे, ना ही मैं आपको पहचानता हूँ, ना ही मैं आपसे पहले कभी मिला, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपको टूट के प्यार करती हूँ। उस दिन वो वापस अपने कमरे में गई, हाथ मुंह धोई, बेड पे लेट गई और अचानक उसे महसूस हुआ निर्वाणु माँ को कि मैं मर रही हूँ। वो मौत के अंधेरे में डूबती गई, डूबती गई, डूबती गई और उसी क्षण वो देखी गढ़रवारा का उसका अपना घर, उस घर के पास वाला मंदिर, मंदिर के पास वाला वो नदी, ओशो का उस मंदिर में ध्यान करने आना, उसका खिड़की के पास सट के बैठ जाना, बहाने से मंदिर में जाना, बहाने से नदी के किनारे जाना, ओशो को निहारना, टकटकी लगा के देखना, ये सारा कुछ उसे याद आ गया। और फिर वो जब मृत्यु से बाहर निकली, जय गुरु, जय गुरु, जब वो बाहर निकली उस स्टेट से, उस अवस्था से, तो उसे सब कुछ याद आ गया कि वो क्या थी और अब वो क्या है। जय गुरु। फिर जयेश, उसके गुर्गे और उसके चमचे मिलकर के लाओत्से हाउस खाली करवा चुके थे। सिर्फ एक शख्स लाओत्से हाउस में रहते थे, मथुरा बाबू, जिनके बारे में मैं आप लोगों को इससे पहले कह चुका हूँ, और काफ़ी खुश थी जयेश के और उसके जो गैंग था उसके साथ में रहते हुए। लोग कहते हैं कि जयेश के साथ उसका अफेयर था, लेकिन उसका अफेयर ओशो के सिवा और किसी के साथ नहीं था, ये बकवास है। हाँ, ये था कि एक अच्छी दोस्ती थी उस गैंग के साथ में उसका, ये माना जा सकता है। दोस्ती से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ हो तो हो, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह लव अफेयर वाली बात जो थी, तो उसे सिर्फ एक ओशो से मतलब था। ओशो को वो प्रेम करती थी और इतना प्रेम करती थी कि उसका ओशो पे पूरी तरह से हक अधिकार था। एक घटना ये कहा जाता है कि इतना हक था उसे ओशो पे, इतना हक था निर्वाणु माँ को ओशो पे, कि एक बार ओशो को सर्दी जुकाम हो गया और खांसी हो रही थी, और ओशो जिद पे अड़ गए कि प्रवचन देने जाएंगे। निर्वाणु माँ ने कहा नहीं, ऐसी अवस्था में कैसे आप प्रवचन देने जाएंगे। वो रोक रही थी, ओशो रुक नहीं रहे थे, और वो बाहर निकल के गेट बंद कर दिए और बाहर से वो उसे क्या कहते हैं, वो लगा दिए, गेट को लॉक कर दिए। लॉक नहीं, मतलब वो उसे क्या कहते हैं, वो संदक लगा दी गेट का। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ निर्वाणु माँ के पास में था। किसी का मजाल नहीं था ओशो जो कह दे उसको ना कहने का। सिर्फ और सिर्फ निर्वाणु माँ ऐसी थी जो ना कह सकती थी ओशो को। और ये तो स्वाभाविक है भाई। आप अलेक्जेंडर दुनिया फतह करके भले ही यूनान लौटा हो, लौट ना पाया, लेकिन अगर लौटता तो वो अपनी प्रेमिका के सामने तो वो विश्व विजेता कैसे कहला सकता था भाई। प्रेमिका उसकी विजेता है। निर्वाणु माँ भले ही वो किसी के भी गुरु हों, खुद निर्वाणु माँ के भी गुरु हों, लेकिन गुरु और शिष्य वाला संबंध तो था नहीं वहाँ। बहुत सुंदर लगा मुझे ये घटना पढ़ने के बाद। तो वो निर्वाणु माँ को जयेश अपने पूरे ट्रैप में ले चुका था, और इस कदर ट्रैप में ले चुका था कि जब ओशो काठमांडू आए और वहाँ अरुण स्वामी जी शंका व्यक्त किए कि ओशो आपका हत्या होने की संभावना है, तो ओशो ये बात को एक्सपोज कर दिए सभी के सामने में कि देखो अरुण क्या कह रहा है। और निर्वाणु माँ लगायत जयेश, उसके गुर्गे और उसके चमचे
कोई बड़ा नागावार गुजरा ये बात। वो लोग अरुण स्वामी जी से सतर्क जैसे हो गए, जयेश वगैरह सब सतर्क हो गए। निर्वाणो माँ के मन में आया कि ये अरुण स्वामी जी कोई ढंग के इंसान नहीं लगते हैं, सन्यासी। बहरहाल जब मथुरा बाबू का हत्या हुआ तो पहली बार निर्वाणो माँ को लगा कि दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। अरुण स्वामी जी ने जो काठमांडू में कहा था, कहीं वो बात सही ना हो। उसे समझ में आने लग गया कि मैं गलत ट्रैप में हूं, और वो बोलने लगी। जब वो बोलने लगी जयेश से, तो जयेश निर्वाणो माँ पर हाथ छोड़ने लगा। तब तक ओशो पूरी तरह से इस गैंग के ट्रैप में आ चुके थे। किसी से मिलना हो, वहां इस गैंग का कोई न कोई मेंबर खड़ा रहता था, अकेले में बात नहीं होने देता था ओशो का। प्रवचन देने जाना है नहीं जाना है, ये गैंग निर्णय करता था। आश्रम में क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले ओशो डिसीजन लेते थे, बाद में ये गैंग लेने लग गया था। ओशो को पता तो चलता होगा कि मेरी गुड़िया पे हाथ छोड़ा जा रहा है, मेरी गुड़िया के साथ यातना, शारीरिक यातनाएं दी जा रही हैं, पता तो चलता ही होगा ओशो को। लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते थे, इस तरह से ट्रैप्ड थे वो। कितना दिल को चोट पहुंचता होगा ओशो का, कितना रोता होगा उनका दिल। जयेश पीटता था ओशो की गुड़िया को, पीटता था। काफी शोर मचता था, सभी सुनते थे उस शोर को। इस कदर वो स्थिति था। ऐसा एक और घटना क्या घटा कि बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण, वो जब पुणे गए थे उन दिनों, कृष्णा हाउस के सामने से गुजर रहे थे, विवेक माँ, निर्वाणो माँ उन्हें बालकोनी से देखी और वहीं से अरुण कह के हल्ला की, और अरुण अरुण चीखते हुए वो नीचे आई, दौड़ के आए, अरुण स्वामी जी को हक की और कान में धीरे से फुसफुसाई, प्लीज सेव ओशो, बचा लो ओशो को। ऐसी दयनीय अवस्था हो चुकी थी निर्वाणो माँ की। वो देख रही थी कि मेरा प्रेमी खतरे में है, वो देख रही थी कि मेरा प्यार संकट में है, और वो कुछ कर नहीं पा रही थी। ऐसी दयनीय अवस्था हो गई थी ओशो की। वो देख रहे थे कि उनकी प्रेमिका पिट रही है, वो देख रही थी कि उनकी प्रेयसी सुख से नहीं है, और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। बहरहाल 9 दिसंबर 1989, ओशो के जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले, या यूँ कहें 1.5 दिन पहले, रात के करीब 1 बजे की ओर का वक्त रहा होगा, अचानक हो हंगामा हुआ, मारपीट की आवाज़ आई, फिर आवाज़ शांत हो गई, और कुछ देर के बाद में ये पता चला कि माँ योग विवेक, या कहें माँ प्रेम निर्वाणो, या कहें शशि, या कहें ओशो की प्यारी गुड़िया अब ना रही, वो चल बसी। ऑफिशियली ये कहा गया कि निर्वाणो माँ की मृत्यु ड्रग का ओवरडोज की वजह से बॉम्बे के एक होटल में हुआ है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। पुणे आश्रम के व्यवस्थापक जयेश, उसके गुर्गे और उसके चमचों का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन लोगों ने 9 दिसंबर को रात के 1 बजे आवाज़ें सुनी झगड़े की, मारपीट का आवाज़ सुना गया, और उन दोनों को आश्रम में ही देखा गया था। इसका एक और एविडेंस है
कि जो ओशो के पर्सनल डॉक्टर थे, ईएनटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर गोकुल गोकानी, स्वामी कृष्ण गोकुल, वो रात में अपने निवास की ओर लौट के जा रहे थे, जो आश्रम होके ही गुजरते थे। वो रास्ता आश्रम होके जाता था। तो वहाँ कुछ लोग जमा देखे, वो कुछ सन्यासी को गेट पे देखे जमा, और कुछ अटपटा सा माहौल। तो वो गाड़ी रोक के पूछे क्या हुआ है। तो लोगों ने कहा कि विवेक माँ का मृत्यु हो चुका है, उनके दाह संस्कार की तैयारियां हो रही है। तो ये भी एक प्रूफ है कि ये घटना बंबई का नहीं, ये घटना पूना का है। अच्छा, ऐसी बात स्वामी कृष्ण गोकुल ने कहा हाल ही के अपने एक इंटरव्यू में, कुछ दिन पहले की एक इंटरव्यू, या हो सकता है हफ्ता 2 हफ्ता पहले की एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कहा। तो एक सिरे से झूठ बोला गया, क्योंकि उनकी हत्या हुई थी। और न जयेश न उसके गुर्गे कोई संस्कार में नहीं गए। 5-7 लोग गए, उसके चमचे, गुर्गों के जो चमचे थे, उन लोगों ने उस लाश को ले जाकर के, अब पता नहीं वो श्मशान घाट में जाकर के उसको जलाएं या क्या किए, या रास्ते में ही कहीं कुछ। लेकिन कहा जाता है कि मट्टी तेल छीट करके उनके लाश में आग लगा दी गई। मट्टी तेल छीट करके उनकी लाश को आग लगा दी गई, क्योंकि कम से कम मेरा अनुमान है कि कम से कम दाह संस्कार में 3 घंटा लगता है। तो भाई 3 घंटा अब क्यों बर्बाद किया जाए। जरा सोचिए कितना तकलीफ हुआ होगा ओशो को, कितना उनका हृदय तड़पा होगा। दुख, तकलीफ। वो बुद्ध पुरुष थे, शायद इसीलिए अपने जीवन काल में वो 2 बार अपनी प्रेमिका से बिछड़े, 2 बार उनका हृदय को ढहा दिया गया, उनका दिल 2 बार टूटा, एक प्रकृति के कारण और एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के कारण। हे प्रभु, अगर बुद्ध पुरुषों का यही अंजाम होता है तो मुझे बुद्ध नहीं बनना। मैं साधारण मनुष्य ठीक हूँ, मैं नहीं सह सकूंगा ये 2 बार। यह हद हुआ। मित्रों, विवेक माँ योग विवेक कहें, माँ प्रेम निर्वाणों कहें, ओशो की गुड़िया ओशो से बिछड़ गए, और ओशो के जन्मदिन से 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हुई, उनका हत्या हुआ। ओशो के हत्या से 40 दिन पहले ही सिर्फ उनकी हत्या हुई है। यानी विवेक माँ की हत्या के 40 दिन के बाद ओशो का भी हत्या हो जाता है। मंदिर ढाहो जयेश, मंदिर ढाहो, मस्जिद ढाहो जो कुछ ढहदा, पर प्यार भरा दिल कदई न ढाहो, उस पे चिरप रहता। मैं हाथ जोड़ता हूँ जयेश, तुम बहुत गलत किए, बहुत बड़ा पाप किए हो, बहुत बड़ा पाप किए हो तुम। ओशो की हत्या तो एक पाप है ही, उनका दिल का हत्या उससे भी बड़ा पाप तुमने किया। अक्षम्य पाप, अक्षम्य मतलब क्षमा योग्य नहीं है तुम्हारा पाप। तुमने जो अपराध किया, इस अपराध का सजा है, अस्तित्व तो तुम्हें देगा ही। दिल तो करता है कि मैं भी तुम्हें सजाए दूं, और शायद यही दिल ओशो के सभी सन्यासियों का करता होगा।
क्योंकि हम ओशो से प्यार करते हैं। ओशो से प्यार करने वाला हर उस शख्स से भी हम प्यार करते हैं। और विवेक माँ तो ओशो का प्यार ही थी। वो प्यार करती थी, ये अलग बात है, लेकिन वो ओशो का प्यार ही थी। शी वॉज द लव ऑफ ओशो। उनका हत्या हो गया, बहुत दुख की बात है। और उससे भी बड़ा दुख का बात है कि अभी तक जायश, उसके गुर्गे और उसके चमचे उसी लाओत्से हाउस, उसी कृष्णा हाउस, वही पूना का जो कम्यून है, उसका संचालक है, उसका मालिक है, उसका महंत है। और हम चुपचाप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सह रहे हैं, समझ रहे हैं। जिस दिन जायश, उसके गुर्गे और उसके चमचे पूना आश्रम से निकलेंगे, पूना आश्रम उनके आतंक, उनके आतताई से खाली होगा, विवेक मां के चरणों में सच्चा पुष्पांजलि उसी दिन अर्पित होगा। जय ओशो, जय अरुण स्वामी जी, जोजस।